जातीय जनगणना यह एक ऐसा विषय है जिस पर कुछ भी बोलिए तो एक विवादास्पद शब्द से विवादास्पद विषय का जन्म हो जाता है। अभी तेजस्वी यादव 72 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे, उसके बाद नीतीश कुमार से मिलते हुए नजर आए थे। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार हों या फिर बिहार में बीजेपी को छोड़कर कोई भी पार्टी हो, वह मुखर रही है जातीय जनगणना कराने के लिए। मगर बीजेपी जैसे सेंट्रल में है तो सेंट्रल कह चुकी है कि स्टेट अपना दायरा देखे और समझे, वह अपने हिसाब से करा ले। तो नीतीश कुमार उसको लेकर राजी हैं, मगर कब कराएंगे नहीं कराएंगे इसको लेकर और भी जो सवाल जवाब है वो अभी हम वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र जी से समझेंगे कि क्या कुछ जातीय जनगणना अभी जरूरी है या फिर जातीय जनगणना के लिए क्या कुछ और भी प्रावधान है, वो समझने का हम प्रयास करते हैं। धीरेन्द्र जी, पहले तो मैं पूछूंगा, जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना मैं कराऊंगा अपने स्तर से। देखिए, है क्या कि 2011 की जो सेंसस हुई थी जी उसमें भी कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन 2011 की रिपोर्ट जब आई उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और 2014 से भाजपा की सरकार है। 2021 में भी जनगणना होना चाहिए था शेड्यूल पे, लेकिन नहीं हुआ कोविड के कारण। दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां 2011 के जातिगत जनगणना या सेंसस में कास्ट का सेंसस करा चुकी और दोनों का अनुभव ये है कि इस सेंसस को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है देश की राजनीति का कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज और जिन पॉलिटिकल फिगर्स का उदय इस बात को लेकर हुआ था कि हम जात की नहीं जमात की बात करेंगे, ये तमाम लोग जो अपने आप को लोहिया के शिष्य कहते हैं, लोहिया का नारा था जाति से जमात की ओर, ये तमाम लोग अब जमात से जात की ओर जा रहे हैं। तमाम लोग जैसे कौन? बीजेपी, कांग्रेस, तमाम समाजवादी पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो आरजेडी हो या जनता दल हो या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को समाजवादी सिद्धांत के साथ स्थापित करने की कोशिश करता है। तो इसके पीछे एक लॉजिक या एक तर्क इनको देना चाहिए कि आखिर कास्ट सेंसस आप कराना क्यों चाहते हैं, क्या प्राप्त होगा। अगर आपके पास कोई बताने लायक चीज नहीं है कि कास्ट सेंसस जान जाने के बाद प्राप्त क्या होगा सिवाय सरकारी नौकरी में आरक्षण के, तो फिर क्यों कास्ट सेंसस कराने की बात हो रही है। जितना व्यक्ति के लिविंग स्टैंडर्ड के जिस स्टाटा को सेंसस में काउंट किया जाता है वो अपने आप में योजना बनाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। एक जाति जानने के लिए इतनी उत्सुकता उन्हीं नेताओं के बीच में ज्यादा है जिनकी राजनीति की पृष्ठभूमि, जिनका राजनीति का निजी मेरुदंड जाति के शब्द पर ही आलंबित है। दूसरा कोई भी व्यक्ति जो सिद्धांत की राजनीति करता हो, जो राष्ट्र की राजनीति करता हो, जो जमात की राजनीति करता हो, वो जाति की राजनीति नहीं करना चाहता और जाति जनगणना कराना नहीं चाहता। लेकिन जिनकी जाति ही पूंजी है, जो जाति के आधार पर ही राजनीति करते हैं, जो सिवाय जाति की वकालत की दूसरा कोई वकालत कर नहीं सकते, उन तमाम लोगों के लिए कास्ट सेंसस संजीवनी की तरह है। अच्छा, तो बीजेपी इस बात को लेकर बिहार में नीतीश जी के मतलब विरोध क्यों नहीं करती है? इस बात को लेकर केंद्र तो वो तय कर चुकी है कि हम अभी इसको अभी विचारणीय है, ये बात है, मगर बीजेपी लगता है कि बिहार में आकर के फिर भी नीतीश कुमार के सामने ही संगम। बीजेपी के साथ दुविधा क्या है कि बीजेपी बिहार में सत्ता में है लेकिन सत्ता के साथ नहीं है। ये कैबिनेट में है जरूर लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी वो बड़ी पार्टी छोटी पार्टी नहीं, इनका कैरेक्टर ही ये अपने आप को बिहार में जिस तरीके से इनकलकेट किए हैं, जिस तरीके से भाजपा ने अपने आप को बिहार में डेवलप किया है, वो एक मानसिकता हो गई है कि हम छोटे हैं, हम नीचे हैं और नीतीश कुमार ऊपर हैं। तो जो नीचे है वो क्रंदन कर सकता है, सुझाव देने की स्थिति में वो नहीं रहेगा कभी भी। फिर भी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का बयान था कि हम अमीर और गरीब दो ही जाति जानते हैं। इसका मतलब है कि वो एक सधे हुए शब्दों में इशारा कर रहे हैं कि आपके कास्ट सेंसस के एजेंडा में हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन खुल के न कहने का साहस बिहार बीजेपी के पास नहीं है। दूसरी बात, जहां तक मेरा मत है कि ईश्वर ने तो 2 जातियां बनाई थी, पुरुष और स्त्री, समाज ने और 2 जाति बनाया,
अमीर और गरीब। और रोजगार परक समाज ने तमाम जातियों का सृजन किया। जब तक भारत जाति व्यवस्था के साथ था तब भारत में बेरोजगारी शब्द भारत के डिक्शनरी में शायद ही मिलता था, क्योंकि यहाँ पर जाति रोजगार की गारंटी थी। आप एक तरफ रोजगार की ये तो आपकी बात है, मनुस्मृति की ओर ले जाती है, कोई स्मृति की ओर ले जाए। जो भारत का इतिहास है उससे इतर तो कुछ नहीं हो सकता है ना। मनुस्मृति अगर बोलेगा कि सूरज पूरब में उगता है तो उसको कोई नहीं स्वीकार करेंगे क्या? जो सत्य है वो सत्य है। पर नीतीश जी का आपने भी बयान सुना होगा, और नीतीश जी जो बातें कह रहे थे कि अगर जातीय जनगणना होता है तो जहाँ तक हम विकास को उनके उत्थान के लिए नहीं पहुँचा पाए तो उनका उत्थान होगा, ऐसी कुछ बातें कर। जाति जनगणना अगर कायदे से हो गया तो नीतीश जी को कान पकड़ के दूसरा कोई कुर्सी से उतार देगा। ये 1.5% या 2% पर जो 50% के पर रूल कर रहे हैं, चूंकि पॉलिटिक्स में 50+1 ही मेजोरिटी है, तो इनको तो सबसे पहले चुनौती इन्हीं के सामने आ जाएगा कि हुजूर उतरिए। चूंकि यहां पर जातिगत जनगणना के कराने के पीछे दो ही तर्क है लोगों का, एक तो पॉलिटिकल हिस्सेदारी और दूसरा जो हर दिन कम हो रहा है सरकारी नौकरी उसमें ज्यादा हिस्सेदारी। तीसरा कोई विजन इनके पास नहीं है। किस कास्ट का कैसे डेवलपमेंट होगा इसके लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जो भी जातिगत जनगणना कराने की कोशिश कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं उनसे पूछिए कि बिना जातिगत जनगणना कराए कुछ जातियां जो दृश्य हैं कि पिछड़ी हुई हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर है, मुसहर, उनके लिए आपने क्या किया अभी तक? नीतीश जी से तो एक प्रश्न ये भी हो जाएगा ना कि आज आप जातिगत जनगणना करना चाहते हैं और कहते हैं कि हमको ये पता चल जाएगा कि किस कास्ट का कितना पॉपुलेशन है और उसकी क्या आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, तो हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले उनको इस बात का जवाब देना चाहिए था कि जीतन राम मांझी का कौन सा अपराध था जिस अपराध के कारण आप उनको कुर्सी से उतार दिए, और फिर उसी कुर्सी पर बैठ गए जिस कुर्सी को आप ये कहते हुए छोड़े थे कि 2014 की हार मेरे नेतृत्व की असफलता है। इस सवाल का भी जवाब उनको देना चाहिए। मतलब नीतीश कुमार जी आपके कहने का मतलब वो कि ढोंग कर रहे हैं? हर कोई ढोंग कर रहा है। मेरा प्रश्न है, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, एबीसी कोई हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, आप बताइए कि आप आरक्षण और राजनीतिक हिस्सेदारी को छोड़ दिया जाए तो आपके पास कोई प्लानिंग है क्या कि किसी का नौकरी के लिए, नौकरी देने के लिए ही शायद ये जातीय जनगणना? आप जनाब साल में 5 लाख नौकरी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम नौकरी देंगे। दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है। आपकी एजेंसियां जो जांच करती हैं, सर्वे करती हैं, उसके आधार पर हम कह रहे हैं मैंने कोई जांच नहीं कराया, मैंने कोई सर्वे नहीं कराया। आप देने की स्थिति में हैं कहां जो आप कह रहे हैं कि हम देंगे? आप सिर्फ जाति का हवा खड़ा करके पॉलिटिकल बार्गेनिंग करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा विश्वास है कि कास्ट सेंसस जब निकल के आएगा तो तेजस्वी के अलावा जितनी भी जातिगत राजनीति करने वाले नेता हैं सब हाथ मलते रह जाएंगे। परिणाम चौंकाने वाले आएंगे, आंकड़े चौंकाने वाले आएंगे। मतलब तेजस्वी ही सबसे बड़े नेता बने भाई, तो दिखता है वो सबसे बड़ी जमात जाति के नेता हैं। लेकिन बाकी जो 1.5%, 2% जो कह रहे हैं कि हम 6% थे, हम 8% हैं, अरे टोटल जो पॉलिटिकल लीडर्स अपनी जाति की संख्या को परसेंटेज वाइज जो बताते हैं, अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो 100 नहीं 200-400% यहाँ जातियाँ हैं। कोई कहेगा कि हम जिस प्रकार से दावा होती है, जिससे पूछिए 8% से कम कोई है ये नहीं है। 300-400 जाति है तो बताइए 1000% पर बात हो तब ना। कहां से आप राजनीतिक हिस्सेदारी भी दे पाइएगा? जनाब मुगालते में मत रहिए, खुद की कुर्सी आपकी खतरे में आ जाएगी। जब आप ही के जाति के जो नीचे वाले लीडर हैं ना वो पूछेंगे कि 1.5% पर आप 15 साल राज कर लिए, हम आपका झंडा ही ढोते रह गए, अब उतरिए। नीतीश जी कहेंगे ना क्षमता और योग्यता के आधार पर अब इसका वो अपना एनालिसिस। मैंने नीतीश जी क्या मानते हैं कि सबसे योग्य सबसे क्षमतावान वही है, बाकी लोग सब बुड़बक है क्या उनके समाज में, या पूरे प्रदेश में बाकी लोग बेवकूफ है? अरे जनाब छोड़ दीजिए, आप पॉलिटिकल मैनेजर बहुत अच्छे हैं और आप चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एक वर्गों को आप लालू राज का भय दिखा के 15-20 साल से 30 साल से उसके वोट का दोहन कर रहे हैं। उनकी संख्या जब निकल के आ जाएगी, जिसको आप कह रहे हैं कि 3% 4% है, उम्मीद कीजिए कि अगर जो निकल के आ गया कि वो 8% है, तब
कान पकड़ के आपको उतारिए ना देगा। तो इसका लाभ चुनाव होगा तब मिलेगा नीतीश जी को या तेजस्वी, जो लोग ये मांग कर रहे इन हैं? लोगों के पास कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है, इसलिए ये डिवीजन की राजनीति करना चाहते हैं। कोई पॉलिटिकल विजन इनके पास नहीं है। आप बताइए, तेजस्वी युवा नेता है, चिराग युवा नेता है, मुकेश सहनी युवा नेता हैं। आज तक बिहार का विकास हो कैसे? कोई खाका इन्होंने पेश किया है क्या? इस बात की मांग कभी हुई कि लैंडलॉक्ड एरिया होने के बावजूद बिहार में मानव आधारित, मानव संसाधन आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए था और मिल सकता था। बिहार के लड़कों ने बेंगलोर को स्वर्ग बना दिया, बिहार के लड़कों ने हैदराबाद को चमका दिया, बिहार के लड़के पुणे को चमका दिए। आप बिहार के नेता हैं, आप युवा हैं, बुजुर्गों की बात नहीं करते। जो चूक गए सो चूक गए, ये सब तो पके हुए आम में कभी भी गिर जाएंगे। आपके पास तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए था ना कि जाति की बात को हटाओ, योग्यता को हम पुणे से उठा के यहाँ लाएंगे, बेंगलोर से उठा के यहाँ लाएंगे, हैदराबाद से उठा के यहाँ लाएंगे और कहेंगे कि आप दूसरे प्रदेश का कल्याण कर सकते हैं तो वैसी सारी सुविधा हम देते हैं, इसी प्रदेश का कल्याण हो। जाति का आपको राग नहीं आलापना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अगर रोजगार मिल जाए, हर व्यक्ति को अगर जो जॉब मिल जाए, क्यों आपको ये डिवीजन के पॉलिटिक्स नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि आप लोगों के पास पॉलिटिकल विजन नहीं है, इसलिए आप डिवीजन की राजनीति करते हैं। आपकी ट्रेनिंग वही हुई है, आप अपने माँ पिताजी से जो पॉलिटिशियन थे उनसे यही सीखे हैं कि डिवीजन करो और रूल करो। मतलब कि इससे ये एक कह सकते हैं कि सिर्फ राजनीतिक फायदा है, इसमें समाज और राज्य का कोई भला नहीं होगा। अगर जो आम लोगों का भला होता हुआ दिखता है, हम आम हैं, आप भी आम हैं, और हम लोग जब सड़क पर चलते हैं तो ज़्यादातर आम ही दिखते हैं। अमरूद की संख्या बहुत कम है। एक भी आम आदमी के मुंह से ये आवाज़ निकली कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। 2 जून रोजगार को लेकर 2 जून की रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा व्यक्ति जब रिक्शा खींचता है तो वो जो ग्राहक बैठता है उससे ये नहीं पूछता कि बाबू तुम्हारी जाति क्या है, वो ये पूछता है कि कहाँ जाओगे और वहाँ जाने का इतना पैसा हम लेंगे, आप दीजिएगा तो चलिए, नहीं दीजिएगा तो नहीं चलिए। लेकिन उनकी इस भावना को जातिगत सांचा में ढालकर उनको वोट बैंक का एक टूल बना के ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी एक बात और उठ रहा है कि लालू जी अपने राज्य में क्यों नहीं किए, जिस प्रकार से तेजस्वी 72 घंटे का अल्टीमेटम। ये सब कोई मतलब वाली बात नहीं है। अपने राज्य में क्यों नहीं किए, वो अपने राज्य में क्यों नहीं करे। अभी 2011 में पहली बार कास्ट सेंसस की बात हुई थी। कांग्रेस भी इस बात को नहीं मानी थी, मगर अभी लगता है कि समर्थन कर रही है वहाँ। एक्चुअली देखिए, यहाँ पर विपक्ष का एकमात्र धर्म होता है सत्ता का विरोध करना। सत्ता अगर कह दे कि इसको पैर से चलना चाहिए तो विपक्ष कहे कि ना हाथ से चलना चाहिए। अच्छा। अगर जो विपक्ष का है कि सो पूरब सूरज उगता है तो सत्ता कहेगा नहीं, इसको नहीं पता है, हम ज़्यादा जानते हैं चूंकि हम सत्ता में, सूरज पश्चिम में उगता है। यहाँ विरोध मेरिट पर नहीं होता है, विषय पर नहीं होता है। यहाँ विरोध करना, भाई आप हमारे विरोधी हैं तो विरोधी हैं, बस आप कुछ बोलिएगा हम गालियाँ देंगे। ये तो इन लोगों का फॉर्मेट है राजनीति का। चलिए, ये कुछ चंद मिनटों में हमने समझने का प्रयास किया जातीय जनगणना को लेकर। अगले भाग में बात करेंगे प्रशांत किशोर और बिहार में जो और भी राजनीतिक गतिविधियां जो होती रहती है उस पर मैं बात करूंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।